चलिए अब देखिए आगे। साइलेंट रखिए जरा। चलिए अब देखिएगा बेटा, यहाँ पर आगे बातचीत करेंगे। आगे देखिएगा जो हमने क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चन सॉल्यूशन अभी हुए कि नहीं हुए? कितने लोगों से हुए? पूरे कितने लोगों से हो गए? नहीं हुए। तो चलो जिन लोगों से हो गए, किसी से हुआ? कोई ऐसे स्टूडेंट है जिससे पूरे हो गए? नहीं हुए। चलिए उसको जो है जिन लोगों से हो गया वो जरा हमें PDF बना के भेजना, और उसके वीडियो हम बना के भेजते हैं आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पर कहाँ तक बताया था मैट्रिसेस में? आगे उसमें थोड़ा कहाँ तक बताया था? कल तक उसको आपको उसके सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएंगे, वो हमें थोड़ा उसमें देखना पड़ेगा तो मिल जाएगा आपको, और कल तक कंप्लीट रखना उसको, फिर आज नाइट में मिल जाएगा आपको। देखिए इधर बेटा, यहाँ पर आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी किसी आव्यूह का परिवर्त, किसी आव्यूह का परिवर्त। ट्रांसपोज क्या होता है जरा सीखेंगे, और इसमें हम एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी आपको इनवर्स निकालना सिखाएंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट इसीलिए हमने पहले बता दिया। चलिए अब देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या होता है। कोई मैट्रिक्स आपको दी है, ये लिखा है 1 3 2 6 5 2 1 7 3। ध्यान रखिए ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, इसे या तो हम A डैश लिखते हैं या AT लिखते हैं, A की पावर T। ट्रांसपोज ऑफ A डैश ऐसे दिखाया जाता है। ट्रांसपोज क्या होता है जरा सुनिएगा। जितनी भी रोज हैं सभी रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, सारी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दीजिए, या ध्यान रखना सारी रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो। भाई अगर आप रो को कॉलम में चेंज करो, कॉलम अपने आप रो में चेंज हो जाएंगी। भाई जैसे मैंने कहा कि मैं बेटा आपसे बड़ा हूं, तो अगर मैं आपसे बड़ा हूं तो आप हमसे क्या है ये कहेंगे, नहीं सर मैं आपसे छोटा हूं। बात वही है कि नहीं है? यानी अगर मैंने आपसे कह दिया मैं आपसे बड़ा हूं, तो आप क्या कह सकते हो कि मैं आपसे छोटा हूं, यानी कहने की जरूरत नहीं, वो हो गया अपने आप। तो वैसी सारी रो को कॉलम बदल दिया तो कॉलम थोड़ा ना रहेंगे। अब कॉलम जब भाई पहली कॉलम देखो कहाँ गई, जब पहली सारी रो को कॉलम बदलोगे। भाई रो ऐसी होती है, कॉलम ऐसी होती है, तो वो कॉलम कहाँ चलेगी, वो सब रो बन जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। देखो फर्स्ट रो को क्या बना दिया, सारी रो को क्या बना दिया, कॉलम। लेकिन अब ये जो कॉलम ये कहाँ वो अपनी रो बन जाएगी। देखो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को बना दिया फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को बना दिया सेकंड कॉलम, और थर्ड रो को बना दिया। भाई ये रो ऐसे लिखिए कॉलम ऐसे, लेकिन थर्ड रो को बना देंगे थर्ड कॉलम। यानी अब देखो जो देखो फर्स्ट कॉलम था, क्या आप बताओ फर्स्ट रो बन गया कि नहीं बन गया? रो कॉलम में कन्वर्ट होगी, कॉलम अपने आप रो में कन्वर्ट। एक चीज पर फोकस करिए, हम रो को कॉलम बना देंगे तो जितनी भी रो हैं, जितनी भी रोज हैं, सभी को क्या कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में। लेकिन जिस नंबर की रो है उसी नंबर की कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट नंबर की रो है तो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड नंबर की रो है सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, थर्ड नंबर की रो है तो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा ट्रांसपोज हो गया बेटा। तो ये बहुत अच्छा है ट्रांसपोज, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे घबराना नहीं, ये हो गया। तो ट्रांसपोज इसलिए बताया क्योंकि एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उसको हम बताएंगे, मल्टीप्लाई पर है। चलिए अब ये एक चीज और देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है छोटा सा, मैंने कहा यदि कोई मैट्रिक्स है A और मैट्रिक्स A दिया है 2 3 और 5, इस तरीके से दूसरी मैट्रिक्स है कैपिटल B, ये मैट्रिक्स है 1 6 3 2। हमें दो चीजें पूछ रहे हैं, एक तो पूछ रहे हैं A डैश प्लस का 2B डैश, और दूसरा पूछा जा रहा है A डैश B डैश। क्या कैलकुलेट हो सकता है? चलिए A डैश को हम A की पावर T भी लिख सकते हैं, जिसे ट्रांसपोज ऑफ A कहते हैं। बिल्कुल परेशान ना होना, डैश वैसे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर हम A की पावर T भी लिख दें तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, वो तो पूरा क्लियर हो जा रहा है कि ट्रांसपोज ऑफ A। आइए आप लोग भी कैलकुलेशन करेंगे, हम भी कैलकुलेशन करें। इसको पहले नोट कर लीजिएगा, और आप ये लिख देंगे सभी रोज को, सभी पंक्तियों को, सभी पंक्तियों को कॉलम में स्तंभों में बदलने पर जो आव्यूह प्राप्त होता है
जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे दिए गए आव्यूह का परिवृत आव्यूह कहते हैं। परिवृत आव्यूह भी कह सकते हो। परिवृत का मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवृत आव्यूह यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब है कोई मैट्रिक्स दो, फिर हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाती है। कोई मैट्रिक्स दोगे उसका ट्रांसपोज का मतलब सारी रो को कॉलम में बदलेंगे, सारी रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तो जो मैट्रिक्स बनेगा वही उसका ट्रांसपोज कहलाएगा। कोई भी मैट्रिक्स आपको दी है उसकी सारी रोज को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे? कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो जो नया मैट्रिक्स तैयार होगा वही मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? उस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज कहलाएगा। उसको हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कह सकते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, जिसे हम शॉर्टकट में ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को शॉर्टकट में एडजॉइंट मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, सभी रोज को किस में कन्वर्ट करेंगे? कॉलम्स में। सभी रोज को कॉलम्स में बदलने पर जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे दिए गए आव्यूह का परिवृत आव्यूह कहते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहेंगे। बस शॉर्टकट में याद रखेंगे, चेंज किया जाएगा किसको? सारी रोज को कॉलम में, तो जो नया मैट्रिक्स तैयार होगा उसी को हम उसका ट्रांसपोज कहेंगे। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो बेटा, सबसे पहले हमें यह देखना है कि ए मैट्रिक्स आपको गिवन है। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 2 3 1 5 और हमारी बी मैट्रिक्स आपको गिवन है। बी मैट्रिक्स क्या है बेटा? बी मैट्रिक्स क्या है बोलो? बी मैट्रिक्स आपको दी है क्या? ये लिखा है 1 6 और 3 2। तो ये कितना होगा बेटा? इसका ट्रांसपोज क्या होगा? जितनी रो है सबको कॉलम बना दो। फर्स्ट रो को बना दिया फर्स्ट कॉलम। देखिए पहली पंक्ति को पहला स्तंभ। ये देखो ऐसे होता है। देखो मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल में रो होता है और वर्टिकल में कॉलम होगा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम बना दिया। इसी तरह से हमारा बी डैश क्या होगा? यहाँ पर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे, तो ये बी डैश आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए है, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गई है, यानी इसका ट्रांसपोज करने से आ रहा। अब पहले क्वेश्चन का आंसर आराम से आ जाएगा, ए डैश प्लस 2 टाइम्स बी डैश। तो ये अब ए की जगह ए नहीं रखना, ए डैश रखना है, ये रखना है 2 1 3 5 और प्लस का 2 टाइम्स बी डैश क्या है? ये मैट्रिक्स है। बी डैश ये लिखा हुआ 1 3 6 2, देख सकते हो। ए डैश मैट्रिक्स ये लिखा है तो ए डैश की जगह यहाँ पे रख देंगे। बी डैश मैट्रिक्स आपको ये दिया है, बी डैश की जगह वो मैट्रिक्स रख दोगे। अब यहाँ पर क्या होगा आप अच्छे से जानते हो, 2 1 3 5 पहले क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स में 2 का मल्टीप्लाई होगा। 2 ही कम 2, 2 का दूसरे वाले मल्टीप्लाई, 2 छक्का 12, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 3 6, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 और यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। 2 में 2 को ऐड करोगे, प्लस 3 में 12 को ऐड करोगे और 1 में 6 को ऐड करोगे, 5 में 4 को ऐड करोगे। तो यहाँ पर कैसे ऐड करोगे? 2 में 2 को जोड़ोगे 4, 12 में 3 जोड़ोगे 15 और 6 में 1 जोड़ोगे 7, 5 में 4 जोड़ोगे 9। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से हम ए डैश प्लस 2 टाइम्स बी डैश निकालेंगे। ए डैश का मतलब ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, बी डैश का मतलब बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। 2 का मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट्स में होगा, फिर संगत तत्वों को यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जैसा सिखाया था वैसे ही ऐड किया जाएगा। तो यहां से क्लियर हो गया, इस पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर हो गया। आइए दूसरे क्वेश्चन पर बात करें। इतना ही आ रहा है ना? चलो बहुत बढ़िया। अब सेकंड क्वेश्चन पर बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा मतलब ये तो इजी है, ये थोड़ा सा नॉलेज होगी तो कर पाओगे, तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ए डैश बी डैश, ए डैश का मतलब इसको लिखेंगे, ए डैश मैट्रिक्स ये है 2 3 1 5 और बी डैश का मतलब ये मैट्रिक्स लिखिए 1 6 3 2। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा जरा सीखेंगे। देखो बेटा, दो मैट्रिक्स को जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है, दो मैट्रिक्स को जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम, लेकिन कॉलम अब बना रहेगा, कॉलम को चेंज नहीं करना, रो को भी चेंज करेंगे। फर्स्ट सेकंड नंबरिंग दोगे, फर्स्ट सेकंड, इसको फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट का फर्स्ट में मल्टीप्लाई होगा, 2 एकम 2 प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में 3 3 9, ये हो गया।
फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करोगे, लेकिन आप कॉलम को चेंज नहीं करना है। अब सेकंड रो पर आ जाइए, तो ये होगा सेकंड रो, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करोगे 1 प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में करोगे 5 या 15। ध्यान रखना बेटा, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में, सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में। अब सेकंड रो लिया, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में, ये हो गया। उसके बाद देखो दो ही रो थी तो दोनों रो का यूज करना है। जैसे ही दो रो कंप्लीट हो जाएंगी अब हमारा कॉलम चेंज होगा, अब हम आएंगे सेकंड कॉलम में और अब हमारी रो फिर उसी तरह से मल्टीप्लाई, यानी पहले सारी रो को कंप्लीट करो, कॉलम को चेंज नहीं करना। एक रो कॉलम लिया पहले वाले दूसरे वाले मैट्रिक्स का और पहले वाले मैट्रिक्स की सारी रो को यूज करें, लेकिन शुरुआत से फर्स्ट रो फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फिर फर्स्ट कॉलम, लेकिन दो ही रो है तो बस एक ही कॉलम को तक मल्टीप्लाई, दो ही रो है दोनों रो का यूज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कॉलम चेंज करेंगे, दूसरा कॉलम वो ये पहला कॉलम यूज करने का मतलब पहली जगह पे लिखेंगे, दूसरा कॉलम मतलब यहाँ पे लिखेंगे। फिर वैसे फर्स्ट सेकंड फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करोगे 2 छक्का 12 प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में होगा 3 दूनी 6। फिर ये हो गया पहली रो, फिर दूसरी रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में 6, सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में 5 दूनी 10। तो यहां से कह सकते हो a डैश b डैश इज इक्वल टू 9 में 2 में 9 जोड़ोगे 11, 12 6 18 और 15 में 1 जोड़ोगे 16 और 10 और 6 16। ये हमारा a डैश b डैश आ रहा है बोलो yes, चलिए बहुत बढ़िया। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन मैंने क्या कहा, उसी के लिए ट्रांसपोज और कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ट्रांसपोज आना भी चाहिए समझ में कि ट्रांसपोज क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स के कोई भी अगर आपसे पूछे ट्रांसपोज क्या होगा तो आप कहोगे मैट्रिक्स तो दो, तब तो ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब जैसे एडजॉइंट मैट्रिक्स का मतलब किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, तो आपको मैट्रिक्स दी होनी चाहिए तो हम ट्रांसपोज करेंगे, उसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो आपको ट्रांसपोज के लिए जितनी भी उसकी रो हैं वो सब कॉलम, अब तुम बताओ जो फर्स्ट कॉलम था वो कहाँ चला गया, जब वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो बन जाएगा। यानी सारी रो को आप कॉलम में कन्वर्ट करोगे, आपकी सारी कॉलम अपने आप रो में कन्वर्ट हो जाएंगी। चलिए यहां पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने देखा है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया इस टाइप का, इसको लिखेंगे। इसका यदि ए मैट्रिक्स दिया है, सिद्ध करने वाला सवाल है। ए मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4 और दूसरा बी मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है आपको 5 1 2 3 और आपसे पूछ रहा है देन फाइंड, तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, तो सिद्ध कीजिए, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट का मतलब है सिद्ध कीजिए ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, तो ये आपको करना है। चलिए आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। ए डैश बी डैश आपका ए बी डैश का मतलब क्या हुआ, देखो आप दोनों साइड निकाल लो, इसको भी निकाल लो और जब दोनों इक्वल आ जाएंगे तो लास्ट में लिख देना दोनों इक्वल हो गए। भाई इसकी निकाल ली ए बी डैश और ए डैश बी डैश ए डैश, और अगर दोनों इक्वल आ जाएंगे लास्ट में लिख देंगे कि अतः, यानी हैंस ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, हैंस प्रूफ हो गया प्रूफ। चलिए आइए देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है वो कितना है ये देख लेते हैं, 1 2 3 4 और हमारा बी मैट्रिक्स कितना दिया है आपका 5 1 2 3। हमें राइट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड साइड को निकालने के लिए बी डैश ए डैश की जरूरत पड़ेगी। ध्यान से सुनिएगा, हमें इसको प्रूव करना है। लेफ्ट साइड में तो कोई दिक्कत नहीं, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करके ए बी मैट्रिक्स आ जाएगा, उसका ट्रांसपोज कर देंगे। लेकिन राइट हैंड साइड को अगर प्रूव करना है उसके लिए क्या करना होगा, बी डैश ए डैश की जरूरत पड़ेगी। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मतलब ए डैश मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो इसकी सारी रो को कॉलम में बना देंगे। फर्स्ट रो को बना देंगे फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को बना दोगे सेकंड कॉलम। इसी तरह से बी डैश निकालो कितना होगा, फर्स्ट रो को बना देंगे फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को बना देंगे सेकंड कॉलम, यानी दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया जाए। चलिए ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे, ए बी को निकालेंगे। सर वो ए बी डैश, अरे पहले स्टेप बाय स्टेप करते, पहले ए बी निकालते हैं फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स को लिख दो, ए डैश ना रखें सर, अरे बेटा यहां पर नहीं रखना और राइट साइड में रखना है, और वो भी ए डैश नहीं रखना, पहले बी डैश लिखना है। चलो ए मैट्रिक्स कितना दिया है 1 2 3 4 और बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स है 5 2 1 3। तो यहां पर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, देखिए इधर पहले वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में 5 एकम 5 प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में 3 एकम 3, फर्स्ट का फर्स्ट में मल्टीप्लाई, सेकंड का सेकंड में मल्टीप्लाई, दूसरी रो लिया फर्स्ट का फर्स्ट में मल्टीप्लाई, 2 पंजे 10 प्लस सेकंड का सेकंड में मल्टीप्लाई 4 एकम 4,
भैया पहली रो और पहला कॉलम। अब क्या हुआ, हमारी सारी रो कंप्लीट हो गई। अब हम कॉलम चेंज करें, दूसरा कॉलम मतलब यहाँ पे लिखेंगे। उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में 2 एकम 2, सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में 3 3 9। दूसरे रो पे आएंगे, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का फर्स्ट में मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में 4 3 12। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हमारा ए बी हमारा क्लियर हो गया। ए बी कितना आ रहा है, ए बी आ रहा है 5 और 3 8 और 2 और 9 11, और यहाँ से 10 में 4 जोड़ोगे 14, और यहाँ से 12 में 4 जोड़ोगे 16। तो ये हमारा ए बी होगा। लेकिन हमें आपको लेफ्ट साइड में निकाला है ए बी डैश, तो इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, वही हमारा ए बी डैश होगा। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, इसकी सारी रो को कॉलम में बना दो, फर्स्ट रो को बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को बना देंगे सेकंड कॉलम। तो ये हमारा ए बी डैश आ गया। क्या हो गया, क्वेश्चन प्रूव नहीं हुआ। आपको बेटा कोई बोलेगा सर पता कैसे चल रहा आपको, अरे उसको देखो ना, हमें थोड़ा ना मालूम था, वो तो जो प्रूव करना उस हिसाब से। आप कहेगा ए प्लस बी डैश, ए प्लस बी डैश, तो जोड़ के देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ए बी कह रहा तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर बी डैश ए डैश। तो अब आप एक काम करोगे, बी डैश ए डैश को कैलकुलेट करो। ये हमने निकाल के रख दिया, संभाल के रख दिया। अब हम बी डैश ए डैश को भी निकालेंगे और इंतजार करेंगे कि वो इतना ही आ जाए। जैसे ही वो इतना आ जाएगा लास्ट में लिख देंगे अतः ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, और लास्ट में हैंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया। चलिए आइए देखेंगे बी डैश मैट्रिक्स कितनी है बेटा। बी डैश मैट्रिक्स क्या है, बी डैश मैट्रिक्स है 5 2 1 3, 5 2 1 3। और ए डैश मैट्रिक्स क्या है भाई, बी डैश मैट्रिक्स ये लिखा है, ए डैश मैट्रिक्स क्या है, क्या होगा बेटा 1 3, कितना होगा बेटा 2 4। अब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में 5 एकम 5, प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में 3 एकम 3। सेकंड रो लोगे, कॉलम वही रहेगा। जब तक रो खत्म नहीं होंगी तब तक कॉलम चेंज नहीं करोगे। फर्स्ट सेकंड फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में 2 एकम 2, प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में 3 3 9। अब देखो दोनों रो कंप्लीट हो गई, दोनों रो खत्म हो गई, तो अब कॉलम चेंज करेंगे। अब दूसरा कॉलम लेंगे, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में 5 दूनी 10, प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में 4 एकम 4। सेकंड रो लिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम फर्स्ट सेकंड फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में 2 दूनी 4, सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में 3 चौको 12। तो यहां से हमारा बी डैश ए डैश क्या होगा बेटा, बी डैश ए डैश होगा 5 में 3 जोड़ोगे 8, और 10 में 4 जोड़ोगे 14, 9 में 2 जोड़ोगे 11, और 12 में 4 जोड़ोगे 16। तो क्या ये जरा देख लीजिए, क्या अपनी आंखों से देख लीजिए, क्या दोनों एक जैसे आ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, अतः यहां से क्या लिखेंगे, अतः भाई देखो x बराबर 4 है, y बराबर 4 है, तो क्या कहोगे, अतः क्या कहोगे, x और y का मान क्या है, बराबर। यही तो मतलब है भाई, जितना इसकी वैल्यू आएगी उतनी इसकी वैल्यू आएगी। तो इससे क्लियर हो गया कि ए बी डैश का जितना मान आ रहा है और बी डैश ए डैश का भी उतना ही मान आ रहा है। बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, देख लीजिए। तो ये इस तरीके से करना है, ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो आपको ऐसे सवालों करने के लिए रटना बिल्कुल नहीं है। यहां से हिंट लो, पहले ए मैट्रिक्स दी, बी मैट्रिक्स उनको उतार लो, फिर उसका ट्रांसपोज कर लो, उसको ट्रांसपोज कर लो। अब इसको स्टार्ट करो, ए बी निकालो, ए बी निकालेंगे, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ट्रांसपोज करेंगे, वो हमारा ए बी डैश आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको संभाल के रख लेंगे, फिर हमें निकालना है उसके इक्वल, तो उसको भी निकालेंगे। अगर दोनों एक जैसे आ गए तब हम कहेंगे दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल है। बेटा ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। किसी सवाल में कह रहा है एक्स इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब x की वैल्यू अपना निकाल के देखो तरीके से, y की वैल्यू निकाल के देखो, और अगर x की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू भी 9 आ गई, तो प्रूव हो गया कि भाई दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल आ रही है। तो इसलिए हमने ए बी को कैलकुलेट किया, ए बी डैश निकाला, ये संभाल के रखा। उसके बाद राइट हैंड साइड को कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई किया, देखा वो भी उतना ही आ रहा है, तो लास्ट में कह दिया अतः दोनों के दोनों बराबर, हैंस दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हैंस प्रूव्ड, यानी हमारा क्वेश्चन कंप्लीटली प्रूव हो गया। ठीक है, हो गया। मिटा दें, नोट तो नहीं कर रहा कोई, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो और यहां पर हेडिंग डालेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, हेडिंग डालेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले ये ध्यान रखना, हमें ये सीखना होगा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा जरा देखेंगे, वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, इसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो नाम से समझ में आ रहा है, वर्ग आव्यूह। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जैसे आप ये बताइए, ये कमरा स्क्वायर है, नहीं है, इसकी लेंथ ज्यादा है, यानी लंबाई चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। तो सर इसमें तो उसमें रो और कॉलम बराबर होंगे, 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे,
4 रो 1 2 3 4, तो कितनी कॉलम होनी चाहिए? 4। भाई वहां पे लेंथ नहीं है, वहां पे समझो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, इन दोनों का नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो उसे नाम देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। लिखेंगे जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या अगर बराबर है, ठीक है, जिस मैट्रिक्स में क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह कहा जाता है। ध्यान से सुनते रहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए। वर्ग आव्यूह कहा जाता है। ध्यान रखना, जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगी, उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल हैं, उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? आप स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए 2 1 6 5, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? बोलो, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या है? इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, क्यों है? क्योंकि क्या है, नंबर ऑफ रोज क्या है? इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्योंकि इसमें क्या है, नंबर ऑफ पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है। इसमें नंबर ऑफ रोज की बात करेंगे तो 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करेंगे 2 है। मतलब ऐसे समझ में आ रहा है, देख लेते हैं। 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, इसलिए ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर हम आपसे कहें 1 3 2 5 6 4, बताइए क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है? इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह नहीं है, यह वर्ग आव्यूह नहीं है। ये जो है इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका रीजन क्या है? क्योंकि क्या रीजन है? नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्योंकि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर नहीं है। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर कई बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया जाए, 4 में से ऑप्शन दिए, कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, देख लेना जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होंगे, वो ऑप्शन टिक लगा देना। या मान लीजिए हम पूछ लेना, बताओ कौन सा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जिस ऑप्शन में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर दिखेंगे, पक्का 3 ऑप्शन में नहीं दिखेंगे, और जिसमें दिखेंगे वही होगा बस। तो ये ध्यान रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा किस टाइप की होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर किस टाइप का होता है? n/n, जिसे हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? इन शॉर्ट, यानी संक्षेप में क्या बोला जाता है? n ऑर्डर मैट्रिक्स, n कोटि का आव्यूह या n क्रम का आव्यूह बोला जाता है शॉर्टकट में। जैसे कोई मैट्रिक्स है 2/2, 2/3 क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होगी? नहीं, 2/3 अलग अलग नंबर नहीं होने चाहिए। 6/6, 7/7, 9/9, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। 9/7 ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। यानी ये जो पहला नंबर लिखते हैं रो, और ये बाद वाला नंबर कॉलम वाला, ये दोनों एक जैसा होना चाहिए, तभी क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, और इसे n ऑर्डर मैट्रिक्स बोला जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इस मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? n ऑर्डर मैट्रिक्स। जैसे मैंने कहा 2/2 ऑर्डर, तो उसे शॉर्टकट में क्या बोल सकते हो? 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। कभी भी हमें किसी को 5 ऑर्डर मैट्रिक्स बोल रहे हैं, सर ये 5 ऑर्डर तो सर 2/3 करके होता है। बेटे एक नाम दिया जाता है, जब दोनों चीजें सेम हैं तो उसे हम एक ही नाम देते हैं, 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। 2 ऑर्डर का मतलब उसमें 2 रो 2 कॉलम है, तभी उसको 2 ऑर्डर बोला जाता है। अब 2/3 है तो उसको नहीं बोल सकते हो आप। लेकिन 2/2 मतलब 2 ऑर्डर का मतलब 2 ही है, हर चीज, रो भी और कॉलम भी 2 है। 3rd ऑर्डर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? तृतीय कोटि का आव्यूह का मतलब 3 रो और 3 कॉलम है। 4 कोटि का आव्यूह का मतलब क्या हुआ?
4 रो 4 कॉलम, तो एक नाम दिया गया है एन ऑर्डर मैट्रिक्स। तो ये ध्यान रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहा जाएगा, जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स यानी पंक्तियों की संख्या, इसको कहते हैं पंक्तियां, 1 2, और इसमें कितने स्तंभ में 2, तो जितनी रो है उतनी पंक्ति। इसमें कितने रो, 1 2 3, इसमें कितने रो हैं 3, और इसमें कितने कॉलम हैं 2, तो इसमें कॉलम और पंक्ति इक्वल नहीं है, यानी 3 रो हैं और 2 कॉलम है, जबकि क्या होनी चाहिए, 3 रो है तो 3 ही कॉलम होनी, या 2 कॉलम हो तो 2 ही रो हो। इसलिए ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये वाला स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऐसे ही बताओ बस, बताइए स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, बस इतना लिख दो ऐसे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें कितनी रो हैं, 1 2 3, 3 रो हैं, कितने कॉलम, 1 2 3, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ये कुछ बेसिक नॉलेज है बेटा, ये आपको मालूम होना चाहिए तभी आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट लिखेंगे डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह का विकर्ण, वर्ग आव्यूह का विकर्ण। डायगोनल मतलब होता है विकर्ण। बेटा ध्यान देना, केवल विकर्ण जो है, डायगोनल जो है केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल होता है। केवल वर्ग में, वर्ग आव्यूह में ही डायगोनल का मीनिंग आता है। डायगोनल अगर कोई कह रहा है कि एलिमेंट, तो समझ लेना वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तभी बात कर सकते हैं हम डायगोनल। मैंने कहा किसी आव्यूह के विकर्ण, इसका मतलब पक्का वो मैट्रिक्स कैसा होगा, स्क्वायर होगा। अच्छा सर इसमें क्यों नहीं होता, देखो इसमें नहीं बन पाएगा डायगोनल, देखिए इसमें देखो, इसमें डायगोनल बन रहा है, ये देखो ऐसे बन रहा है, इसमें नहीं बन पाएगा, देखो इसमें कैसे बनाओगे, तो ये बन नहीं पाएगा। ये देखो ये बीच से ऐसे नहीं जाएगी लाइन, ये एक एक एलिमेंट देखो, ये चीज़ ये हो गया डायगोनल। तो सर बन तो 2 रहे, आप इसी को क्यों बना रहे, हाँ मैंने कब कहा 2 ही डायगोनल है, लेकिन जब भी बोला जाता है तो इसी के बारे में बोला जाता है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है मेन डायगोनल। मेन डायगोनल मतलब यही है मेन, मुख्य विकर्ण कहते हैं, और इसीलिए कहते हैं इसको ऑफ डायगोनल, मतलब इसको ऑफ रखो, इसके बारे में बातचीत ना करो। इसको क्या नाम देते हैं, ऑफ डायगोनल। जैसे स्विच ऑफ कर दिया तो मतलब उसको ऑन नहीं किया, तो वैसे ही समझ लो कि ये ऑफ डायगोनल, मतलब इसके बारे में बात है। इसका नाम है मेन डायगोनल, इसको ऑफ डायगोनल बोलते हैं, इसीलिए नाम पड़ा है ऑफ डायगोनल, मतलब इसकी डिस्कशन नहीं होगा। मेन डायगोनल यही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे और उसमें आपको दिखाते हैं, जैसे सेकेंड ऑर्डर की बनाई है। सेकेंड ऑर्डर मतलब 2 रो 2 कॉलम है, B1 B2, तो यहाँ पर हम केवल इसी को फोकस करेंगे, यही हमारा डायगोनल है, इसी पर बात करें। जैसे किसी ने कभी कभी हमने कह दिया किसी वर्ग आव्यूह के विकर्ण, तो समझ लेना मेन डायगोनल के बारे में बोला जा रहा है। तो ये इसको क्या नाम दिया जाता है, मेन डायगोनल बोला जाता है, मेन डायगोनल बोला जाता है, डायगोनल, या लीडिंग डायगोनल बोला जाता है, लीडिंग डायगोनल, ठीक है। इसको मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। मेन डायगोनल का मतलब है मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण, या कह सकते हैं अग्रिम विकर्ण, अग्रिम विकर्ण, इसको अग्रिम विकर्ण भी कहते हैं, मुख्य विकर्ण या अग्रिम विकर्ण। मुख्य विकर्ण मेन डायगोनल तो यही है, ऐसे चित्र में दिखा देना। जैसे एक दूसरा मैट्रिक्स बनाया 3 ऑर्डर का, 3 बाई 3 का होगा, मतलब 3 ऑर्डर मतलब ये होगा, तो B1 B2 B2 B3 और C1 C2 C3, तो इसमें मेन डायगोनल यही वाला डायगोनल है, इसी को हम नाम देंगे मेन डायगोनल, या आपका लीडिंग डायगोनल, या प्रिंसिपल डायगोनल भी बोल सकते हो, प्रिंसिपल डायगोनल भी बोला जा सकता है, प्रिंसिपल डायगोनल भी बोला जा सकता है। प्रिंसिपल को भी हिंदी में मुख्य कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। मेन डायगोनल ही बोलेंगे। ये हो गया बेटा। तो ये ध्यान रखना, केवल डायगोनल मैट्रिक्स जो आपका डायगोनल होता है केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही उसका मतलब है, ठीक है। यहां पर आप लिख सकते हैं केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल होता है, लिख सकते हो, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल होता है। मतलब स्क्वायर केवल लिख दिया तो मतलब इसी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अब चाहे जो ऑर्डर हो स्क्वायर होनी चाहिए, बस उसी में डायगोनल पॉसिबल होगा, बाकी आपका डायगोनल नहीं होता है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हमारा डायगोनल होगा। चलिए ये हमने बात कर ली है डायगोनल, ये हो गया बेटा। अच्छा एक बात और करते हैं,
ये तो हमने कह दिया मुख्य विकर्ण। अब ये देखिएगा मुख्य विकर्ण, इसी को कभी हमने कहा मेन डायगोनल एलिमेंट, तो समझ जाना इन्हीं पर नजर जानी चाहिए, इन्हीं पर नजर जानी चाहिए, ध्यान रखना। अब क्या बताने जा रहे हैं, जैसे हमने कह दिया यूनिट मैट्रिक्स, लिखेंगे यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब हुआ इकाई आव्यूह, इसे इकाई आव्यूह बोला जाता है, या आप इसे तत्समक आव्यूह भी बोला जाता है। तत्समक आव्यूह, ये भी नाम याद रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह। तो क्या है जरा सुन लीजिएगा, ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स 0, यानी मुख्य विकर्ण के सभी तत्व, मुख्य विकर्ण के सभी तत्व 1 होंगे। मुख्य विकर्ण के सभी तत्व कितने होंगे? 1 होंगे, ध्यान रखना। मुख्य विकर्ण के सभी तत्व 1 होंगे। ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1 एंड ऑल अदर रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? 0, तथा शेष सभी तत्व, शेष सभी तत्व तथा अन्य शेष सभी तत्व, अन्य शेष सभी तत्व मतलब कितने, जो जितने भी बच रहे हैं, ऑल मतलब रिमेनिंग, जो बच रहे हैं उन सब की बात कर रहे हैं, मेन डायगोनल को छोड़कर। ऑल अदर मतलब बाकी बचे हुए, किन की बात कर रहे हैं? मेन डायगोनल के एलिमेंट सारे 0 होने से ऑल अदर रिमेनिंग एलिमेंट्स का मतलब मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर शेष सभी तत्व क्या हों? 0 हों। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे? यूनिट मैट्रिक्स। सर एक बना दीजिए, बिल्कुल, देखिए ये हो गया, ये देखिए ये है, मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल टू 1 हैं और ऑल रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 हैं। इधर देखिए एक और मैट्रिक्स बना रहे हैं, इसमें सभी मुख्य विकर्ण के सभी तत्व 1 हैं और सभी ऑल अदर, देखो मेन डायगोनल एलिमेंट सारे 1 हैं और बाकी ये आपका क्या होगा? ये आपका जो है सभी जितने भी मुख्य विकर्ण के सभी तत्व हैं ये सारे के सारे 1 हैं, डायगोनल एलिमेंट बाकी सब 0 होने चाहिए। तो इसको नाम दिया जाता है यूनिट मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल I या IN। I से दिखाओ या IN से, N का मतलब हो गया जो ऑर्डर है उस मैट्रिक्स का, ठीक है। इसे I या IN से प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान रखना, इसे I से या IN से N समझ गए ना, जो उसका ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का। जैसे ये लिखा है, ये देखो इधर 1 0 0 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं? I लिख सकते हैं, या कितना ऑर्डर है इसका? तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 रो 2 कॉलम। इसी तरह से ये वाली मैट्रिक्स लिखी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको क्या कहेंगे? इसको I3 का हो गए या I का हो गए। I3 का मतलब 3 रो 3 कॉलम है, ये कह दिया बेटा। तो ये ध्यान रखना है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या होगा? मेन डायगोनल एलिमेंट्स सारे 1 होंगे, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 होंगे। इसके मेन डायगोनल एलिमेंट सारे 1 हैं, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट 0 हैं। उसी को हम नाम देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। जैसे एक पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट लिख दीजिएगा, अभी हम डिटरमिनेंट निकालना सिखाएंगे। I की कुछ भी पावर कर दोगे I आएगा, I स्क्वायर I क्यूब कुछ भी करोगे I आएगा, करने की जरूरत नहीं। जैसे I स्क्वायर लिखा, तुम लोग टाइम ना बर्बाद करना, I 2 बार नहीं लिखने की जरूरत है, उसकी वैल्यू हमेशा I आएगी, चाहे जितनी पावर कर दो I आएगी। नंबर सेकेंड, I का जो डिटरमिनेंट होगा उस मैट्रिक्स का वो हमेशा 1 होगा।
यूनिट मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है, यूनिट मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा यानी सारणिक होगा, वो हमेशा इक्वल टू 1 होगा बेटा, ध्यान देना। आई की पावर कुछ भी करोगे आई आना है, और आई का डिटरमिनेंट जो होगा वो 1 होगा। सर डिटरमिनेंट क्या होता है, जो कि आपको बताया था डिटरमिनेंट आपको, अब देखो यहां पर इसीलिए मैंने डिटरमिनेंट पहले पढ़ा है। कभी कभी क्या होता है मैट्रिक्स को हम पहले बताते हैं, लेकिन यहाँ पर डिटरमिनेंट इसीलिए बताया कि अब यहाँ पे हमें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वैल्यू निकालना आप सब लोग जानते हो, निकालना जानते हो ना। बस क्या होता है डिटरमिनेंट, सर ये डिटरमिनेंट कैसे बनेगा, ये तो मैट्रिक्स है बेटा। अगर मैंने किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बोला, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बोला, तो मैंने मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बोला ना, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बोला, यानी आप उसके एलिमेंट का प्रयोग करना, लेकिन उसे क्या बनाना, डिटरमिनेंट बनाना। ऐसे 2 वर्टिकल लाइन खींची जाएगी। और मैट्रिक्स में क्या होता है, ऐसे देखो मैट्रिक्स में क्या होता है, ये इस तरीके से और ये होता है। सर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं? नहीं, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट की जो फर्स्ट क्लास है उसकी थ्योरी यही है कि डिटरमिनेंट हम उसको कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। सर अगर मैं ऐसा लिख दूं सर, ये तो लिखने के लिए तो कुछ भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है ना, लिखने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ना हो जाएगा डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट नहीं होगा। डिटरमिनेंट की बेसिक थ्योरी है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर रखो, ऐसी 2 रेखाएं खींचो और उनके अंदर एलिमेंट्स लिखो, रो और कॉलम बना के, तब वो हमारा डिटरमिनेंट होगा। इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए आपने किताबों में लाइन देखी होगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कभी ये लाइन नहीं देखी होगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी आव्यूह का सारणिक नहीं होगा, वर्ग आव्यूह का सारणिक होगा। भले आप लोगों ने गौर नहीं किया, लेकिन ये सोचने वाली बात है, आव्यूह का सारणिक नहीं होता है, केवल किसका सारणिक होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि उसी का डिटरमिनेंट इसलिए निकल पाएगा, भाई हम एलिमेंट प्रयोग करेंगे, उनका यूज करेंगे, लेकिन उसको डिटरमिनेंट तभी बना पाएंगे जब उसमें रो और कॉलम बराबर होंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ, इसका भी डिटरमिनेंट आ सकता है, इसका भी डिटरमिनेंट निकाल। डिटरमिनेंट में मतलब क्या होगा, इसको हटा देना, बस ब्रैकेट हटा देना, इसको ऐसे कर देना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये वैल्यू निकाली है, कुछ बच्चों को कई बार समझाए नहीं समझ में आता है, बड़ी दया आती है हमको, ऐसा करना पड़ता है। देखो A1 B2, ये ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से करने लगते हैं कुछ बच्चे, -A2 B1 समझाया कई बार, ऐसे न बनाओ। और जब को फैक्टर निकालते हो तुम लोग एडजॉइंट वाले में, उसमें वो बेचारे ऐसे कर लेते हैं, कई बार समझाने के बाद वो सोचते हैं कोई अंतर खास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंतर है बेटा, ये डिटरमिनेंट है और मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं है, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू हमेशा डिटरमिनेंट की होती है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तुम सर कहोगे सर वो प्लस माइनस प्लस करके निकालते थे, वो नहीं होता क्या, वो होता है, लेकिन वो डिटरमिनेंट में होता है। ये हटाओ, अब ये बनेगा डिटरमिनेंट। तो आपका सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकल सकता है, थर्ड ऑर्डर का निकल सकता है, फोर्थ ऑर्डर का निकल सकता है, लेकिन आप जानते हो बड़ा ऑर्डर हम बात नहीं करेंगे, केवल 3 ऑर्डर तक ही डिटरमिनेंट निकालने की बात करेंगे, ठीक है। आइए जरा देखेंगे, जैसे यहां पर हेडिंग डालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हेडिंग डालेंगे, वर्ग आव्यूह का सारणिक, वर्ग आव्यूह का सारणिक, वर्ग आव्यूह का सारणिक, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, अगर उसके डिटरमिनेंट देखो इधर, जैसे ये मान लीजिए ये कोई डिटरमिनेंट है, अब देखो इसके केवल मेन डायगोनल एलिमेंट है, बाकी सारे एलिमेंट गायब है, मतलब 0 है बाकी सारे, तो इसकी वैल्यू करने की जरूरत नहीं, इन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6 दूनी, यही आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए 6 0 0, लेकिन सब 0 होने चाहिए, 0 0 5 0 0 0 2, क्या होगा बोलो, मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 छक्का 60, डायरेक्ट हो गया। इसीलिए देखो यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू क्यों का 1 होती है, क्योंकि इसके सारे डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, तीनों को मल्टीप्लाई करो 1, इसलिए कहा यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डिटरमिनेंट निकालना सीखना होगा, डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है, आइए इसको बता दें, वो सिखाया हुआ है, वो कोई दिक्कत नहीं, आता है डिटरमिनेंट निकालना। वर्ग आव्यूह का सारणिक, पहला फिर भी लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, अंतर समझना, मैंने कहा इसका डिटरमिनेंट निकालो B1 B2, तो इसको ऐसे लिखते हैं बेटा,
इसको ऐसे लिखा जाता है, इसे मॉड ना पढ़ना, इसे क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या ऐसे लिखते हैं DETA, इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे। यानी ये डिटेल में ऐसे लिखोगे, इसका मतलब डिटेल में इसे ये बोला जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोला जाएगा, ठीक है। इसे डेट ए नहीं बोलोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए बोलो। क्या बोलोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये ध्यान रखना, डिटरमिनेंट ऑफ ए बोला जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट है, ध्यान रखना, ये शॉर्टकट है। जैसे आप मैसेज करते हो तो मैसेज में क्या लिखते हो, कई बार जब वीडियो नहीं मिलता तो क्या लिखते हो, 3-4 बार कुछ बच्चे भेज देते हैं कि शायद आप भेज दें, क्योंकि प्लीज़ प्लीज़ इसको क्या बोलोगे, PLZ तो नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, एक्सप्रेशन वो आ रहा है, ठीक है। क्या बोलोगे बेटा, दिव्यांश बोलो जरा, 3 बार बोलो जल्दी से। देखो PLZ लिखा है लेकिन PLZ नहीं पढ़ रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं, प्लीज प्लीज प्लीज। इसका मतलब ये हुआ कि आपके मुंह से क्यों निकल रहा है प्लीज, यानी वो शॉर्टकट है। वैसे आपके मुंह से कैसे डेट ए निकल गया, क्या निकलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये बोलना नहीं, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, इसे डेट ए नहीं बोलो, क्या बोलोगे, डिटरमिनेंट ऑफ। ऐसे मॉड ए नहीं बोलना, बार बार समझाने पर भी आप ये गलती करते हो। इसे मॉड ए मत बोलो बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। सर क्यों ना बोले मॉड ए, क्योंकि मॉड ए कभी निगेटिव आता नहीं, -2 तो वो तो हो जाएगा, फिर मॉड भी बोल रहे हो -2 भी लिख रहे हो, मॉड कभी निगेटिव नहीं होता, तो इसीलिए इसे शॉर्टकट में ये होगा। चलिए अगर इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने की बात करें तो देखो डिटरमिनेंट ऐसे निकालें, देखिए ये हो गया A1 A2 B1 B2 और ये इस तरीके से हो गया, इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा A1 B2 और -A2 B1, वो इसकी वैल्यू है इसके डिटरमिनेंट की, इसकी वैल्यू नहीं है वो। A1 B2 -A2 B1 गलत है, ये तरीका गलत है। मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू हमेशा किसकी होती है, डिटरमिनेंट की। तो सर वो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्यों बोलते हैं, तो अरे यार ये लिखा तो है, ये देखो डिटरमिनेंट किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का। इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, उसके एलिमेंट प्रयोग करो, उसके सारे एलिमेंट यूज करने, लेकिन उसको डिटरमिनेंट बनाना है, डिटरमिनेंट बनाना है उस मैट्रिक्स को, क्या बनाना है, डिटरमिनेंट। तो ये जो इसके हैं बॉक्स वाले, ये वाली साइन ये हटा के उनमें क्या करना है, ये वाली वर्टिकल लाइन बनानी, तब उनके अंदर एलिमेंट वही प्रयोग करने हैं और उसी स्टाइल में रखना है जिस स्टाइल में रखा गया है। लेकिन अब इसको कहेंगे इस मैट्रिक्स का ये डिटरमिनेंट है, तो वो आप निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई मैट्रिक्स दी है A, ये लिखा है 5 2 1 3, तो बताओ इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो ये वैसे लिखो, देखो आदत बननी चाहिए। ये हो गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2, 15 में 2 घटाओगे 13। ये उस मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं है, बल्कि क्या है, उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू है, मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट की वैल्यू है। तो आव्यूह का मान नहीं होता, आव्यूह का कभी मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं आएगी 2 4, हमेशा डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। क्या, आप इसको मल्टीप्लाई करो इसको, और थर्ड ऑर्डर को तो जानते होंगे, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालना आता है ना, थर्ड ऑर्डर का भी डिटरमिनेंट आप बच्चों को निकालना आता है। क्योंकि यहाँ पर सेकंड पॉइंट में कह सकते हैं कि अगर हमारा कोई मैट्रिक्स इस तरीके से दिया हुआ है, ये डिटरमिनेंट में मैंने सिखाया था, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बोलो, इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो क्या करना होगा, वही प्लस माइनस प्लस साइन लगा दो, कोई एक रो और कोई एक, जो भी मन हो, कोई एक रो कोई कॉलम आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो, बस ऐसे कर लो, प्लस माइनस प्लस करके जो सिखाया था उस तरीके से आंसर आए। क्या लिखते हैं बताओ, सबसे पहले A1 लिखेंगे और ये जिस कॉलम जिस रो में है उसको हटा देंगे B2 B3 और C2 C3। इसके बाद माइनस का B1, ये जिस कॉलम जिस रो में उसको हटा देंगे A2 A3 और C2 C3। उसके बाद प्लस का C1, ये जिस कॉलम जिस रो में उसको हटा देंगे A2 A3 और B2 B3। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करोगे, जो आएगा वो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा, उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। तो बेटा ये आप समझ लीजिएगा, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, कैसे निकालना है, आपका पहली बात जब डिटरमिनेंट बोल रहा होगा उसकी परेशान ना हो, वो हमने डीपली आपको समझा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, तभी हम उसका डिटरमिनेंट पूछ रहे होंगे। लेकिन अगर आपसे कोई मैट्रिक्स बना दे जिसमें 2 रो 3 कॉलम है, तो आप तुरंत मना कर लेना, भैया कैसे निकाल लो यार इसका डिटरमिनेंट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तुम कहोगे हम उस लाइन के अंदर लिख रहे हो, तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है क्या भाई, अगर हम 2 = 5 लिख दें क्या पॉसिबल है क्या, ऐसा थोड़ा ना हम लिख देंगे तो हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है ना।
तो वैसे ही यहाँ पर भी वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है, डिटरमिनेंट नहीं होता है, उसके लिए रो और कॉलम का बराबर होना जरूरी है। लिखेंगे एक क्वेश्चन लिख लीजिए लास्ट, जल्दी से इसको आंसर निकालो। ये कोई मैट्रिक्स दी है, यदि ये कोई मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 5 2 3 1 4 2 6 2 3, तो हमें निकालना है फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ A। जल्दी से डिटरमिनेंट ऑफ A फाइंड करिए, फटाफट फाइंड करिए डिटरमिनेंट ऑफ A। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना जल्दी से। आ जाएगा ना बेटे डिटरमिनेंट? तो बहुत आसानी से हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से। क्या करेंगे ज़रा देखिए, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे आएगा सीखो। ये होगा 5 2 3 1 4 2 6 2 3 प्लस फिर माइनस फिर प्लस 5, ये जिस कॉलम जिस रो में उसको हटाएंगे 4 2 2 3 माइनस का 1, ये जिस कॉलम जिस रो में उसको हटाएंगे 2 3 2 3 प्लस का 6, जिस कॉलम जिस रो में उसको हटाएंगे 2 3 4 2। कितना आ रहा आंसर? -8। देख लेते हैं, 5 इधर मल्टीप्लाई करेंगे 12 2 दूनी 4 माइनस का 1 6 माइनस का 6 प्लस का 6 मल्टीप्लाई करो 4 माइनस 12, 12 में 4 गया 8 8 पंजे 40 माइनस ये 0 हो गया, 12 में 6 4 में 12 गया माइनस 8 छक्का माइनस 48 और 40 माइनस 48 माइनस 8। फाइनल आंसर इस तरीके से निकाला जाता है। चलिए।